व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपकी अकाउंटेंसी का मेंटर। हम पहुंच चुके हैं बच्चों आज लेक्चर 4 में। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, थोड़ा सा समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बच्चों इस बार मैंने आप लोगों के लिए पहले स्टार्ट किया है। पार्ट बी है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उस पर फिलहाल हम लोग डील कर रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। लाइफ टाइम काम आने वाला टॉपिक है ये, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो बच्चों उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 बैक टू बैक मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवा दिए हैं। उनको आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। तो कोई भी बच्चा अगर बीच में से लेक्चर 4 देख रहा है तो मैं उसको पहले एक सजेशन देना चाहूंगा कि बच्चे पहले जाके आप लेक्चर 1, 2 और 3 देखें, उसके बाद ही लेक्चर 4 स्टार्ट करिएगा। तब आपको चैप्टर कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, चैप्टर हमसे क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो हमें यह समझना है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। तो लेक्चर 1 में मैंने यही कवर किया था। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि हमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो नंबर 1 हमारे पास होता है बैलेंस शीट, उसके बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स, और नंबर 4 आपने बनाना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो लेक्चर 1 में इनका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था। लेक्चर 2 की अगर हम लोग बात करें तो लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट और उसके फॉर्मेट को किस तरीके से स्टडी किया जाता है। एंड लेक्चर 3 में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था कि बैलेंस शीट के जो हेड्स होते हैं और उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उन कंटेंट्स को किस तरीके से स्टडी किया जाता है। आज बच्चों हम अपने लेक्चर नंबर 4 में आगे इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट होता है उसे आपको किस तरीके से स्टडी करना है और इसके अंदर के कंटेंट जो होते हैं उन्हें आपको किस तरीके से समझना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन आप लोग सारी चीजें सिंपल है। तो अगर हम बात करें बच्चों फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, चाहे बैलेंस शीट की फॉर्मेट की बात क्यों नहीं करें, ये अपने आप में एक कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। सर कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास करंट ईयर के जो कुछ भी फिगर्स होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ दिखाए जाते हैं, सो दैट आप उसका कंपैरिजन जो है वो आसानी से कर सकें। तो यहां अगर हम लोग स्टार्ट करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो क्या है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैं बहुत डिटेल में आपको लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से यहां पे इंट्रोड्यूस कराना पसंद करूंगा। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड। सर क्लास 11 में तो हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बच्चों, वो सोल प्रोपराइटरशिप था। वहां पर भी ऑब्जेक्टिव यही था कि वहां पर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस ही कैलकुलेट करना चाहते थे, लेकिन वहां पर क्लास 11 में आप सोल प्रोपराइटरशिप की अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए उनका जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल होता है उसे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल ना बोलते हुए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बच्चों डेट मेंशन कर दी जाएगी कि किस पर्टिकुलर ईयर के एंडिंग में ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जा रहा है। आप देखेंगे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इन सारी चीजों को मैं इसी लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। अभी यहां पे शॉर्ट में देख लो कि फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज ही होना चाहिए, एक भी वेरिएबल ऊपर नीचे नहीं हो सकता है भाई, एज पर कंपनीज एक्ट है क्योंकि, है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली अपने आप में क्या होती है, सेल्स होती है। तो अगर मेरा गारमेंट्स का शोरूम है और अगर मैं गारमेंट्स बेच रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इज दैट क्लियर? इसके बाद आते हैं बच्चों, आपको उसके अंदर लेकर आनी पड़ती है अदर इनकम। मतलब सेल्स के अलावा आप जहां से भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको क्या बोला जाता है, अदर इनकम। दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे बच्चों तो यहां पर आपका बन जाएगा टोटल रेवेन्यू, जिसको आप लोग टोटल इनकम भी समझ सकते हैं। तो यहां पर एज सच आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो यहां पे आपके प्रीवियस ईयर की सेल्स रहेगी, प्रीवियस ईयर की अदर इनकम रहेगी और प्रीवियस ईयर का इसका टोटल इनकम का यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपके करंट ईयर के सारे फिगर्स होते हैं, आप देख भी सकते हैं, फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। आ रही बात सुन में? तो जैसे अब हम लोग आ चुके हैं किसमें, 2023 एंड 2024। हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा, 31 मार्च 2024 के आसपास हम इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर द करंट ईयर। तो इसमें आपको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो इनकम है आप वो लोग वो उठा लीजिए, तो आ जाएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कुछ नहीं है, सेल्स है। अभी मैं और डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप अदर इनकम ऐड कर दीजिए, तो सेल्स के अलावा आपकी जितनी भी कमाई होती है कंपनी की वो सारी आप यहाँ लेकर आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इससे हमको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। अब एक बार में हमने अपनी सारी रेवेन्यू को इकट्ठी कर लिया, अब हम एक बार में सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उनको यहां पर एक एक करके समझेंगे। तो एक्सपेंसेस का आपका एक हेड बन जाएगा अपने आप में, और उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखिए, आपने इसी से एक मिलता जुलता टर्म सुना था,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने एक मिलता जुलता टर्म सुना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहां पर आपसे बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दोनों में अंतर होता है बच्चों। अगर हम बिजनेस करने की बात करें तो बिजनेस दो तरीके से किया जाता है, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग बिजनेस में आप बने बनाए गुड्स खरीद के हायर प्राइसेस पे किसी और को बेच देते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपसे कहना चाहता हूं कि आप फिनिश गुड्स परचेज करते हैं लोअर प्राइसेस पे और उन्हें हायर प्राइसेस पे बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। वहां पे जो टर्म यूज होता है ना बच्चों, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट यहां पे टर्म यूज होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हम किन की बात कर रहे हैं? हम कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए खुद ही गुड्स बनाना पसंद करेंगे। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, उनके लिए टर्म यूज किया जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रॉ मटेरियल की। तो इस साल आपने कितने की रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिए, ये आपको कहां पे दिखाना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। आई जस्ट होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग बिजनेस रहता है तो उनके लिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उनके लिए होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए साल भर में कितने का रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, ये आपको यहां दिखाना पड़ता है। इसके बाद आता है बच्चों आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये जो गुड्स है ना, ये फिनिश गुड्स ही होते हैं, ये फिनिश गुड्स ही होते हैं। तो साल भर में हमने कितने के फिनिश गुड्स खरीदे, ये किस हेड के अंदर चले जाता है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। इसके अलावा बच्चों जो आपके क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक होते हैं इन्वेंट्रीज के, उसका स्टेटस आपको दिखाना होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो आपको यहाँ पे ये दिखाना पड़ता है कि पिछले साल के कंपेरिजन में आपके रॉ मटेरियल में क्या चेंजेस है, उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस में क्या डिफरेंस निकल कर आया है, आपने जो फिनिश गुड्स बनाए हैं उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है, आपने जो फिनिश गुड्स खरीदे हैं जिनको स्टॉक इन ट्रेड बोला जाता है। देखो, हमने जो बनाए हैं हम उनको फिनिश गुड्स बोलेंगे, और हमने जो फिनिश गुड्स खरीदे हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ चुकी है उसको हम बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। तो इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है बच्चों, ये हमको दिखाना होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज के अंदर। अगला जो आपका एक्सपेंस का हेड होता है बच्चों, वो होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो आप अपने मैन पावर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं सारे के सारे हेड, इस हेड के अंदर आपको एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं। सिंपल से फॉर्म में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी। जो सैलरीज हमने देनी होती हैं वो सारी की सारी सैलरीज आपको कहाँ दिखेंगी? यहाँ दिखेंगी। सैलरी के अलावा भी कई और अलग तरीके के एडवांटेजेस एम्प्लॉइज़ तक पहुँचाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखानी है? एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आपका जो एक्सपेंस का हेड होता है उसे बोला जाता है फाइनेंस कॉस्ट। तो जनरली इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स होता है वो चीज़ें आपको फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखानी होती हैं। फाइनेंस कॉस्ट के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट हमारा होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और आपको ही पता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या है। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब कम होते चली जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। वो इस हेड के अंदर दिखाया जाता है। और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब कम होते चली जाती है उसे क्या बोला जाता है? अमोर्टाइजेशन। वो आपको यहाँ पे इस हेड के अंदर दिखाना होता है। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी खर्चे होते हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं? अदर एक्सपेंस के अंदर। और अब हम सारे एक्सपेंसेस का क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक काम करो, और जैसे कि मैंने बैलेंस शीट पढ़ाते वक्त आपसे बोला था कि आप भी अपनी बुक में जो फॉर्मेट गिवन है ना वो फॉर्मेट ओपन रखिएगा जब आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख रहे होंगे। तो सेल्स को पहले कवर कर लो। तो हमारी जो सेल्स होती है उसमें हमने उसको बोलेंगे यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और सेल्स के अलावा जो अदर इनकम है वो अदर इनकम में चले जाएगा। दोनों को उठा के ऐड कर लो तो एक तरफ आपकी क्या इकट्ठे हो चुके हैं? सर, टोटल इनकम इकट्ठी हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस के अंदर ये सारे हेड्स आएंगे जो अभी एक एक करके मैंने एक्सप्लेन करे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एक्सपेंस। अब इसके आगे का बच्चों आप लोग दिमाग खुद से ही लगा सकते हैं कि हम अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट वी विल गेट अवर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के नाम पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसके बाद अब हमें इसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी बच्चों आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट अप्लाई कर दी जाएगी टैक्स की। इससे 20%, 30% जो कुछ भी हो, जनरली कॉर्पोरेट्स में 30% के आसपास चलता है। तो जो कुछ भी आपका प्रॉफिट आएगा उस पर 30% का जो टैक्स है, से 30% है ना, तो हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे? 30% कैलकुलेट करेंगे और उसको माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो बन जाएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, कि करंट ईयर में हमने क्या अर्न किया है। तो ये तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर आप लोगों के साथ फॉर्मेट।
लेकिन अब यहाँ पे एक एक हेड को बहुत डिटेल में समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बच्चों बैलेंस शीट में भी कहा था, देखिए मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करता हूँ कि वो 10 मिनट में 12 मिनट में कैसे पूरे चैप्टर्स पढ़ा लेते हैं, मुझे नहीं पता, ना मेरे पास ना टाइम है कि मैं जाके देखूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे 10 या 12 मिनट या 15 मिनट में कोई चैप्टर कवर किया जा सकता होगा अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आप बैलेंस शीट देखिए। भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही अपने आप में कितना बड़ा है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक एक हेड आपको मीनिंग के साथ वहां पर इंट्रोड्यूस कराया था। तो यहां पर बच्चों आज भी हम यही करने वाले हैं कि जो हमारा सबसे पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले आता है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो जिन चीज़ों में आप डील करते हो उनको यहाँ पे प्रोडक्ट्स बोला जा रहा है। जैसे सपोज अगर मैं आईटीसी हूँ तो आईटीसी का मेन काम क्या है भाई, ये टोबैको प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। हालांकि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कंपनी बहुत सारी चीज़ों में डील करती है। टाटा स्टील ले लो यार, टाटा स्टील की क्या खासियत है भाई, स्टील ही बना के बेचती है, नाम ही टाटा स्टील है। तो स्टील बेच के जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा वो किस में चला जाएगा, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में। हो सकता है किसी तरीके की सर्विसेज भी डिलीवर करते हो ये, ठीक है, उन सर्विसेज के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको बोला जाएगा सेल ऑफ सर्विसेज। और इसके अलावा इनकी जितनी भी अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगी, मतलब इन्हीं से मिलते जुलते जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज होंगे वो आपके यहाँ चले आएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्हें स्टील बनाया था, हो सकता है इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स या स्क्रैप टाइप का निकलता हो, तो ये भी हमारे काम से जुड़ा है। उसको जब हम बेचेंगे तो किसके अंदर आ जाएगा, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज के अंदर आ जाएगा। तो जो भी आपने गुड्स बनाए उनको आप बेचिए, उसके बाद अगर आपने कोई सर्विसेज डिलीवर करिए उनको आप बेचिए। इसके अलावा इनसे मिलती जुलती जो आपकी अदर इनकम है उनको आप बेचिए, और उससे जो कुछ भी टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा का पूरा रेवेन्यू कहाँ चला जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। तो आप समझ सकते होंगे अभी हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कवर कर लिया है। उसके नीचे अदर हमारा अगला आइटम क्या था बच्चों, सर अदर इनकम हमारा अगला आइटम था। तो यहाँ देखो अब अदर इनकम के अंदर आपने क्या क्या लेना होता है। तो जैसे सपोज आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करके रखें जिसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करके रखें जिसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वह इंटरेस्ट रिसीव करना तो मेरा काम नहीं है, मैं तो टाटा स्टील हूँ, मेरा तो स्टील बेचना काम है। तो स्टील बेचना क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके अलावा इस तरीके से अगर मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है, रेंट मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है, रॉयल्टी मिल जाता है, तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाएगा, अदर इनकम। जैसे आप देख सकते हो डिविडेंड, हमने किसी दूसरी कंपनी में क्या करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है, दूसरी कंपनी के शेयर्स हमने परचेज करके रखे हैं तो उसके ऊपर हमको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। हमने एफडीज बना के रखी हुई हैं उसके ऊपर हमको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। तो ये हमारे लिए सारी क्या हो जाती हैं, अदर इनकम कहलाती है। एक बात जरूर आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी। अगर आप फाइनेंस कंपनी हो, जस्ट लाइक बैंक, ठीक है, या आप किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो यही इंटरेस्ट ना अदर इनकम नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है। यही इनकम आपकी अदर इनकम नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रिसीव करना जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम एक नॉन फाइनेंस कंपनी, जैसे कि टाटा स्टील अपने आप में एक नॉन फाइनेंस कंपनी, इनके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड और ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए अदर इनकम की कैटेगरी में आ जाएंगी। और क्या आ सकता है सर अदर इनकम में, तो हमको कोई प्रॉफिट और लॉस हो गया है इन्वेस्टमेंट के बेचने पे, प्रोडक्ट्स के बेचने पे नहीं, इन्वेस्टमेंट के बेचने पे, तो वो चीज़ भी आपको कहाँ दिखानी पड़ेगी, अदर इनकम के अंदर दिखानी होगी। इसके अलावा और अदर जो नॉन ऑपरेटिंग आपकी इनकम है वो सारी की सारी इनकम हम यहाँ दिखाएंगे। तो बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करके देख लो कि आप लोग कहाँ तक पहुँच चुके हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हमको क्या क्या लेना पड़ता है सर, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अदर इनकम। अदर इनकम में आपको क्या लेना है, जैसे कि इंटरेस्ट हमको कहीं से मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, आपके एसेट्स को बेचने पे आपको जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, और इसके अलावा अगर कोई अदर इनकम है तो वो आपको यहाँ पर दिखानी होती है। दोनों का टोटल कर लीजिएगा तो आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा तैयार। और अब तैयार हो जाइए किन के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे, उनको एक एक करके समझेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल के पता लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां आपका सबसे पहला हेड मैंने अभी पहले भी बताया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और बच्चों मैंने आपको यही लेक्चर के बीच में बताया था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो, 11th स्टैंडर्ड में देखा था आपने, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की जगह कौन सा टर्म यूज करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि आप ट्रेडिंग कंपनी थे उस टाइम पे।
एक सोल प्रोपराइटर कोई बहुत बड़ी चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते नहीं है सोल प्रोपराइटरशिप में, होते हैं, बट जनरली अगर हम देखें तो ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है वो ज़्यादातर सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर आते हैं, इसलिए वहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम यहाँ पे बात की जा रही है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोले ही क्या जा रहा है, इट अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। भाई गुड्स बनाओगे तो रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, तो साल भर में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया उसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कंज्यूम इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और अ गुड। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कितने के रॉ मटेरियल यूज़ कर लिए, कितना उनको कंज्यूम कर लिया, वो आपको खर्चा कहाँ दिखाना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। इसके अलावा हमारे पास आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये देखो, यह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम बने बनाए गुड्स खरीद रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। इनकी मदद से आप गुड्स बनाओगे नहीं, आपने रॉ मटेरियल की मदद से गुड्स बनाओगे, ये बने बनाए गुड्स खरीदोगे और हाई प्राइसेस में किसी और को बेच दोगे। अगला जो आपका हेड होता है बच्चों, वो होता है चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड क्लोजिंग एंड स्टॉक इन ट्रेड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझो बच्चों, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके पास क्या रॉ मटेरियल थे और ईयर एंड में आपके पास क्या रॉ मटेरियल बचे, उसके स्टेटस में क्या चेंज आ रहा है वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मेरा ऐसा मटेरियल जो कि ना तो अब रॉ मटेरियल के फॉर्म में और अभी तक फिनिश गुड्स भी नहीं बना है, इन्हें क्या बोला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। उसमें मेरे कितने गुड्स जो हैं इंगेज हैं, कितना मटेरियल इंगेज है, और इसके अलावा मेरे पास पिछले साल फिनिश गुड्स कितने के रखे थे, अभी मेरे पास फिनिश गुड्स कितने के रखें, ये हम लोग को फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के चेंज से पता चल जाता है। और स्टॉक इन ट्रेड में आपके पास कितने के गुड्स पिछले साल के बचे हुए और इस साल के कितने, वो यहाँ चला जाएगा। तो कितने के मटेरियल कंज्यूम कर लिए, कितने के इस साल आपने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, आपकी इन्वेंट्रीज में क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप इसको बहुत ही आसान शब्द में समझो कि सैलरी और सैलरी से मिलती जुलती अलग चीज़ें जो हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए देनी पड़ती हैं। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स सैलरी, वेजेस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सेट्रा। तो एम्प्लॉयज से जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे, कैसे शॉर्ट में याद रखना है, एम्प्लॉयज से जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे कहां लेके चले जाऊंगा मैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। जस्ट लाइक सैलरीज, वेजेस, लीव जो है उनको इनकैश करा लिया इनने, स्टाफ वेलफेयर के ऊपर भी हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, आर शोन अंडर दिस हेड। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस मे बी फर्दर कैटेगराइज इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इन्हें आगे जाके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत अच्छे से पता है कि सैलरी अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, तो वो कहां जाता है, इनडायरेक्ट में। वेजेस अपने आप में एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो कहां चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हम देखें तो इट इज द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स इंटरेस्ट चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान से सुनना, पहले बता दूं उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ बोरविंग्स के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया जाता है। आपके अदर जो फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं वो इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। देखो देखा, इट इज़ द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स इंटरेस्ट चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बोरविंग्स। हाँ जी सर, ये बात तो समझ में आ गई। Only the interest cost is to be shown under this head. Other financial expenses such as bank charges are shown under other expenses. तो यहाँ पर बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ बोरविंग्स के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। अदर जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो आपके अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। जैसे बैंक वालों ने बैंक चार्जेस काट लिए, भाई वो उनका काम है कि वो अगर आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में वो आपसे चार्जेस को डिडक्ट करेंगे, वो अदर एक्सपेंस में जाएंगे। लेकिन आपने बोरविंग्स करके रखी बैंक से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना हुआ है वो किसके अंदर जाएगा, वो आएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। इसका नेक्स्ट जो है बच्चों वो होता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इस पे भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो, उनकी जब वैल्यू कम होते चली जाती है उसको कहाँ लेके जाना है अपने को, डेप्रिसिएशन में। और इसके बाद बच्चों अमोर्टाइजेशन भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इनटैंजिबल एसेट्स को हर साल जब हम उनकी वैल्यू को राइट ऑफ करते चले जाते हैं या हमारे इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू हर साल जो कम होते चले जाती है वो किस में चले जाता है, अमोर्टाइजेशन। तो अगला हेड हमारा क्या बन जाता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसके अलावा जितने भी खर्चे बचे हैं ये सारे के सारे किस हेड के अंदर आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे।
ऑल अदर एक्सपेंसेस वी डू नॉट फॉल इन द अबव कैटेगरी। तो ऊपर से लेकर अभी तक हम जितने भी खर्चों के हेड देखें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सारे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के अलावा भी जो हमारे खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे अंडर अदर एक्सपेंसेस। और इसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो गुड्स को खरीदने और बनाने से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो सारे के सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स को बेचने से रिलेटेड आपके जो खर्चे होते हैं बच्चों वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ इसके आगे की कहानी सर आपने क्यों नहीं बताई, क्योंकि बच्चों देखो हमने टोटल रेवेन्यू बना लिया, इसके अलावा हमने टोटल जो है आपकी एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर लिया, दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो वी विल गेट अवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स रेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहाँ बच्चों अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर को पार्ट में समझने की कोशिश करी है और आज हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी कवर कर लिया है। इसके बाद बस अब यहाँ पे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास और बचे हैं जिसको मैं यहाँ पर अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जस्ट लाइक ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इस तरीके के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वो सारे मैं अदर जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। और उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर जो भी इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं हम उन न्यूमेरिकल्स में भी डील करेंगे। तो जुड़े रहिए बच्चों हमारे चैनल के साथ। और आपको आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।